मेरे भाई, आप भी चाउमीन, पास्ता और बर्गर बहुत खाते होंगे, लेकिन यार जो उसको बनाते हैं ना, पहले बहुत रोते हैं। मेरा एक दोस्त है फास्ट फूड कॉर्नर वाला, तो जब भी मैं उसके शॉप पर जाता हूँ ना, तो देखता हूँ कि अगर वो इधर प्याज काट रहा होता है तो उधर उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो कंटिन्यू उन आंसुओं को पोंछता रहता है, अपनी आंखों को मींचता रहता है। कल भी गया था मैं उसके शॉप पर, तो देख रहा हूँ कि इधर वो प्याज को चॉप कर रहा है और उधर वो रोए जा रहा है। तो मैंने उससे पूछा, मजाक ही मजाक में पूछा कि अरे तुम रो क्यों रहे हो? तो वो मुझसे कहता है कि अरे प्याज काट रहा हूँ ना, इसलिए रो रहा हूँ। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि खैर बंदा अपने लेवल पर सही ही कह रहा है कि प्याज काट रहा हूँ इसलिए रो रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगर इसी प्रश्न को किसी एजुकेटेड पर्सन या फिर आप जैसे पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट से कोई पूछ दे कि आखिर प्याज को काटने पर हम सबको रोना क्यों आता है, और अगर आप भी सेम ही जवाब दो, तो यार फिर फर्क क्या रहेगा एक एजुकेटेड पर्सन में और एक अनएजुकेटेड पर्सन में। तो मुझे लगा कि भारत में बहुत कम ही बच्चों को ये डीपली पता होगा कि आखिर प्याज को काटने पर हम सबको रोना क्यों आता है। क्योंकि बचपन में हम भी ये चीज़ जानते थे कि आखिर प्याज को काटने पर रोना आता है, लेकिन क्यों रोना आता है इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमको नहीं मिला था उस टाइम में। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना, मेरे पास अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो मैं आपको बताने का प्रयास करूं। तो यार ये जो प्रक्रिया है ना कि प्याज को काटने पर हम लोग को रोना आता है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है, लेकिन बहुत ही बेसिक से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। और मुझे लगता है कि YouTube पर पहला वीडियो होगा जिसमें कोई इतना डीपली आपको बताएगा कि प्याज को काटने पर हम सबको रोना क्यों आता है। तो ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहला प्रक्रिया क्या होता है? प्याज को काटना। तो चलिए मैं यहाँ पर क्या किया हूँ कि आपके लिए एक प्याज लेकर के आया हूँ। अब देखो, इस प्याज को हम लोग क्या करेंगे? काटेंगे। काटने से ही तो रोना होता है ना। तो जैसे इसको काटते हो तो क्या होता है इसके भीतर? तो यार सबसे पहले इसको हम लोग जैसे ही चाकू से काटेंगे, अब चाकू तो मैंने लाया नहीं यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे ही इसको आप काटते हो तो क्या होगा कि इसके सेल जो है ना प्याज के, वो क्या होंगे? ब्रेक डाउन होंगे। ब्रेक डाउन होंगे ना। अब काट रहे हो प्याज को तो क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा इसका सेल। तो जैसे मान लो कि मैंने इसको काट दिया, तो इसको जब काट दिया तो क्या हुआ कि इसका सेल क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। सेल जो था टूट गया, इसका कोशिका जो था वो टूट गया। तो जैसे ही प्याज का कोशिका टूटता है ना माय डियर, तो एक एंजाइम रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? एक प्रकार का एंजाइम रिलीज होता है जिसका क्या नाम है? एलिनेज। क्या नाम है इसका? एलिनेज। एक एंजाइम होता है जो हम प्याज को काटते हैं तो रिलीज होता है, सेक्रेट होता है सेल के टूटने पर, जिसका क्या नाम है? एलिनेज। ठीक है, एलिनेज, एलिनाज के नाम से इसको जानते हैं। अब वो एंजाइम क्या करता है कि प्याज में मौजूद एक केमिकल होता है। प्याज में क्या होता है? एक केमिकल मौजूद होता है जिसका नाम क्या है? S1 प्रोपेनाइल एल सिस्टाइन सल्फोक्साइड। क्या मैं बोल रहा हूं कि प्याज में एक केमिकल होता है जिसका क्या नाम है? S1 प्रोपेनाइल एल सिस्टाइन सल्फोक्साइड। एक केमिकल है। ये क्या होता है ना कि ये जो एंजाइम है ना एलिनेज, इसके संपर्क में आकर के, यानी इसके प्रेजेंस में आकर के वो क्या बदल जाता है? सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा नाम याद करने का जरूरत नहीं है आपको। आप सीधे बोल सकते हो क्या कि प्याज में एक केमिकल होता है सल्फोक्साइड नाम का, एक इसका लास्ट नेम सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड नाम का होता है। वो क्या होता है? इस एंजाइम के, यानी क्या है एंजाइम? एलिनेज। तो आप यहां पर लिख दो ALLINASE। ठीक है, इस केमिकल के प्रेजेंस में ये जो सल्फोक्साइड होता है वो सल्फेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सल्फेनिक एसिड शॉर्ट में बोल रहा हूं, अदरवाइज इसका पूरा नाम क्या होता है? 1 प्रोपेन सल्फेनिक एसिड। ठीक है ना। उसमें क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है ये एलिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में। बात समझ में आ गया? फर्स्ट चरण क्या है कि एक केमिकल होता है, जैसे ही काटते हैं तो एक एंजाइम रिलीज होता है, और वो प्याज में मौजूद एक केमिकल जिसका नाम है S1 प्रोपेनाइल एल सिस्टाइन सल्फोक्साइड से क्या होता है? रिएक्ट करता है, या फिर इसके प्रेजेंस में वो कन्वर्ट हो जाता है 1 प्रोपेन सल्फेनिक एसिड में। अब देखो, 1 प्रोपेन सल्फेनिक एसिड में एक बार जब कन्वर्ट हो गया माय डियर, तो ये जो है ना, अब दूसरा चरण देखो। फर्स्ट चरण तो हो गया, अब दूसरा चरण देखो कि 1 प्रोपेन सल्फेनिक
सल्फेनिक एसिड जो है ना वो वोलेटाइल इन नेचर होता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि वोलेटाइल इन नेचर होता है और अनस्टेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ वो समझने का प्रयास करना। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है कि वैसा एलिमेंट या फिर वैसा कंपाउंड जो क्या हो जल्दी से इवापोरेट होकर के गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि वैसा एलिमेंट या फिर वैसा कंपाउंड जो क्या हो जल्दी से इवापोरेट होकर के गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, इसके बाद मैं आपको क्या बोला कि ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये जो केमिकल आप यहाँ पर देख रहे हो जो कन्वर्ट हुआ वो हाईली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल कहने का मतलब कि वैसा कंपाउंड जो अपना सेम स्टेट में ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता है, वो अपना अवस्था को क्या करेगा, बदल लेगा, रीअरेंज कर लेगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो क्या करेगा, स्टेबल होने का प्रयास करेगा, और अनस्टेबल होने के लिए क्या करेगा, खुद को रीअरेंज कर लेगा। तो वैसे ही क्या हुआ कि S1 प्रोपेनाइल L सिस्टाइन सल्फोक्साइड जो था वो कन्वर्ट हुआ 1 प्रोपेन सल्फेनिक एसिड में, और 1 प्रोपेन सल्फेनिक एसिड हाईली अनस्टेबल होता है, साथ ही वोलेटाइल होता है। तो ये क्या करता है, ये जो है ना अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, किसमें, एन प्रोपेनथाइल एस ऑक्साइड में क्या कर लेता है, खुद को रीअरेंज कर लेता है। अब बात को यहां पर ध्यान से समझिएगा। साइन प्रोपेनथाइल एस ऑक्साइड, अगर आपको यहां पर साइन का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो साइन, सिस, एंटी ये सब क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो 11th-12th के बच्चे होंगे या फिर जिनको केमिस्ट्री से लगाव होगा, जेई वगैरह के नीट के तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको ये सब पता होगा नोमेनक्लेचर के बारे में। तो अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं पता हो तो अगर आप कमेंट में डिमांड करोगे तो मैं आपके लिए नोमेनक्लेचर का पूरा वीडियो लेकर के चले आऊंगा, जो कि आपको 2 से 3 वीडियो में पूरा नोमेनक्लेचर सिखा दूंगा, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट भी जरूर कर सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं, मैं आपके लिए नोमेनक्लेचर का पूरा वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल आप ये समझ लो कि यहाँ जो सल्फेनिक एसिड होता है वो क्या करता है, रीअरेंज हो जाता है किसमें, साइन प्रोपेनथाइल एस ऑक्साइड में। अब एक बार जैसे ही साइन प्रोपेनथाइल एस ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ ना माय डियर, तो मैं आपको क्या बताया कि वोलेटाइल इन नेचर होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ कि वो जल्दी से इवापोरेट होगा और गैसियस स्टेट में आ जाएगा। तो जैसे ही जल्दी से इवापोरेट होकर के गैसियस स्टेट में आता है ना, तो यहाँ से तीसरा जो है आपका चरण शुरू होता है। तो जल्दी से यहाँ पर क्या होता है, इवापोरेट होकर के गैसियस स्टेट में आया, हवा में घुला और आपकी आंखों तक पहुँचता है। और जैसे ही आपके आंखों तक ये केमिकल पहुँचा, वैसे ही आपके आंखों में मौजूद नमी को क्या करता है, आंखों में मौजूद नमी के साथ रिएक्ट करता है। आंखों में मौजूद नमी, नमी का मतलब क्या हुआ, वाटर। तो जो भी वाटर कंटेंट आपकी आंखों में होता है उससे क्या करता है, साइन प्रोपेनथाइल एस ऑक्साइड जाकर के रिएक्ट करता है। अब जैसे ही साइन प्रोपेनथाइल एस ऑक्साइड वाटर कंटेंट से रिएक्ट करता है ना, वैसे ही क्या होता है कि सल्फर से रिलेटेड कंटेंट जो है, यानी सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड जो है, कंटेंट या कंपाउंड जो है वो क्या होता है, फॉर्मेशन हो जाता है आपकी आंखों में। क्या मैं बोल रहा हूँ कि ये जो केमिकल है जैसे ही आपकी आंखों तक पहुँचता है और आपकी आंखों की नमी के साथ रिएक्ट करता है ना, वैसे ही सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड में क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और ये जो सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड का जब फॉर्मेशन करता है ना, तो वो आपकी आंखों में इरिटेशन पैदा करता है। आपकी आंखों में क्या करता है, एक इरिटेशन पैदा करता है। तो जो तत्व या फिर जो कंपाउंड इरिटेशन पैदा करे ना, उसको इरिटेंट भी कहा जाता है। यानी कह सकते हो आप कि साइन प्रोपेनथाइल एस ऑक्साइड जो आपकी आंखों की नमी के साथ रिएक्ट करके इरिटेंट का निर्माण करता है। क्या कह सकते हो आप कि इरिटेंट। अब इरिटेंट क्या होता है इसमें कि जैसे ही ये दोनों रिएक्ट किया ना, तो सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड बना, तो सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड आपकी आंखों को क्या करता है, इरिटेट करता है, परेशान करता है, आंखों में एलर्जी लाता है। तो ये क्या करता है, एक इरिटेंट का निर्माण करता है। अब जब इरिटेंट का ये जो निर्माण कर दिया ना माय डियर, तो फिर क्या होता है, अब आपको परेशानी होता है। तो परेशानी होता है तो आप यहाँ पर देख लो, मैं एक फिगर बनाने का कोशिश कर रहा हूँ आँख का, यहाँ पर क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, आँख है और कुछ ऐसे है ना, नाक होता है। चलो इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बनाने का प्रयास ही कर लेते हैं, ठीक। देखो इसको मत ध्यान देना, यहाँ पर देखो तुम, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे देखो ये आँख है, ठीक है। अब यहाँ पर इरिटेंट बना, तो इरिटेंट जब बनता है ना माय डियर,
इरिटेंट जब यहाँ पर तुम्हारा आंखों में यहाँ बना और आज आपकी आंखों को क्या करता है, परेशान करने लगता है, तो यहाँ ऊपर में एक ग्रंथि होती है जिसको बोला जाता है लैक्रिमल ग्रंथि। क्या बोला जाता है उसको? लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल ग्लैंड। अब यहाँ पर देखो यार, मेरा मार्कर सही से चल नहीं रहा है। आपकी आईब्रो के ऊपर में क्या होता है? एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है। अब लैक्रिमल ग्लैंड का काम क्या होता है कि आंसू को जनरेट करना, आंसू को सेक्रेट करना। तो जैसे ही आपको इरिटेशन यहाँ पर उत्पन्न होता है ना, तो वैसे ही सिग्नल क्या होता है, ब्रेन को ट्रांसफर कर दिया जाता है नर्व के द्वारा। आंखों में जो नर्व होता है ना, वो सिग्नल देता है ब्रेन को कि अरे कोई आ गया है, वो इरिटेशन पैदा कर रहा है। तो ब्रेन जो है ना वापस सिग्नल भेजता है, किसको? ऑर्डर करता है किसको? लैक्रिमल ग्लैंड को कि अरे कौन आ गया है, देखो उसको बाहर करो। तो जो है ना लैक्रिमल ग्लैंड क्या करता है, जल्दी से बहुत सारे आंसुओं को छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? ताकि जो है ना जितने इरिटेंट हैं सब धुल करके बाहर निकल जाए। तो लैक्रिमल ग्लंथि क्या करता है, लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो क्या कहता है इरिटेंट्स को कि जल्दी वहाँ से हटो। याद है ना, जल्दी वहाँ से हटो। तो क्या करता है, बहुत सारा आंसू छोड़ता है लैक्रिमल ग्लैंड। तो क्या होता है, जितना इरिटेंट आपकी आंखों के आसपास मौजूद होते हैं वो लैक्रिमल ग्लैंड से निकलने वाले टीयर्स से क्या होते हैं, धुल जाते हैं, और धुल करके जल्दी वहाँ से हटो कहता है तो जल्दी से हट जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये जो यहाँ पर आंसू निकलने का जो प्रक्रिया हुआ माय डियर, इतने सारे प्रोसेस के बाद संपन्न होते हैं। तो यार आई थिंक कि आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर प्याज को काटने पर हम सबको रोना क्यों आता है। तो यार ये वीडियो मार्केट में नया है तो इस पर एटलीस्ट 1 लाख लाइक तो चाहिए ही चाहिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, एटलीस्ट फॉर सपोर्टिंग मी। और यार अगर आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पसंद हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एटलीस्ट एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको मज़ा आया हो वीडियो को देखने में। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।